नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। गुरुवार को पीएम मोदी का ऋषिकेश दौरा। ऋषिकेश एम्स में नवनिर्मित 1000 लीटर क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पीएम के दौरे के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। पीएम कल ऋषिकेश आ रहे हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि एसपीजी उत्तराखंड आ चुकी है और उनके साथ रिहर्सल चल रहा है। उसी के आधार पर पुलिस अधिकारियों को तैनाती दी जाएगी। तो यात्रा को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो यात्रा को लेकर लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे की तैयारियां चल रही हैं और एसपीजी यहां पहुंच चुकी है। उनके साथ एएसएल एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस टीम के साथ पूरा वो एएसएल सर्वे कर लिया गया है और उसके आधार पे हम अपनी पूरी रिहर्सल करेंगे। पूरी हमारी पुलिस की तैयारी। सर, कोई कार्यक्रम कहाँ रहेंगे सर? अभी तो ऋषिकेश का ही कार्यक्रम। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को एम्स ऋषिकेश का दौरा करेंगे। दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। करीब 11 बजे पीएम एम्स ऋषिकेश पहुंचेंगे और एम्स में बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट का वो उद्घाटन करेंगे। साथ ही देश भर में स्थापित किए गए ऑक्सीजन प्लांट्स का भी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। उसके बाद करीब 12:15 बजे पीएम वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि पीएम प्रोग्राम में शामिल होने वाले सभी नेताओं के बीजेपी ने कोविड टेस्ट भी कराए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव हमेशा रहा। उत्तराखंड में उनका निरंतरता में आना रहा है। केदारनाथ बाबा के प्रति उनकी जो अपार श्रद्धा है और केदारनाथ में जो निर्माण का काम हुआ है, बद्रीनाथ में निर्माण का काम स्वीकृत हुआ है, प्रदेश के लोगों में उनके प्रति अटूट विश्वास है और प्रधानमंत्री जी का हमारे प्रदेश के प्रति विशेष भाव है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश एम्स पहुंचकर प्रधानमंत्री के दौरे से संबंधित व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। साथ ही आयोजन स्थल का जायजा लेते हुए एम्स प्रशासन और अधिकारियों से व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी भी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल पर सभी व्यवस्थाओं को समय से पहले पूरा कर लिया जाए। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के साथ इस प्रकार का उनका लगाव और उत्तराखंड के लोग उनको बहुत मानते हैं, उनके साथ अपना और सब हर किसी से उनका नज़दीक का जुड़ाव है और उत्तराखंड की धरती से उनका विशेष प्रेम है। इसलिए उनका आना निश्चित रूप से सभी लोगों के लिए उत्साह का कारण, सब लोगों के लिए खुशी के क्षण है और लोग कहते हैं कि वो बार बार आएँ। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के नथनपुर पहुंचे। दरअसल बीते दिनों ट्रैकिंग के दौरान बर्फ में दबकर अनंत कुकरेती शहीद हो गए थे। सीएम धामी ने नथनपुर में शहीद अनंत कुकरेती के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। अनंत कुकरेती शुक्रवार को त्रिशूल चोटी के आरोहण के दौरान हिमस्खलन में शहीद हुए थे। और सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ श्री कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले का उद्घाटन 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल समेत कई दिग्गज नेता भी साथ होंगे। क्षेत्रीय जनता इस उम्मीद में है कि नरेंद्र नगर से जिला मुख्यालय नई टिहरी शिफ्ट होने के बाद उपेक्षा का दंश झेल रहे नरेंद्र नगर को प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ न कुछ सौगात देंगे। सिद्धपीठ कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेला हर साल दशहरे में लगता है। हालांकि कोविड-19 के कारण पिछले साल ये आयोजन नहीं हो सका था। इस बार मेले की भव्यता के लिए नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मेला ग्राउंड में अलग अलग विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। और वहीं नैनीताल जनपद से शुरू हुई आम आदमी पार्टी की रोजगार गारंटी यात्रा बागेश्वर पहुंची। इसके पहले रोजगार गारंटी यात्रा 8 विधानसभाओं का भ्रमण कर चुकी है। वहीं विधानसभा बागेश्वर में रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गरुड़ से लेकर बागेश्वर तक भव्य रैली निकाली। साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बुशरत कुमार के नेतृत्व में बागेश्वर के नगरीय क्षेत्रों में यात्रा पहुंची। उसके बाद मंडले
मंडल सेरा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा को रिटायर्ड कर्नल अजय खोटियाल ने संबोधित किया। आप नेता और पार्टी के सीएम उम्मीदवार ने बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा पर निशाना साधा। कहा, अगर बीजेपी 5 साल अच्छा काम की होती तो उसे जनता यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। कोटियाल का कहना था कि आम आदमी पार्टी रोजगार गारंटी यात्रा निकाल रही है और यात्रा के जरिए युवाओं से संवाद बनाकर रोजगार को रोड मैप तैयार कर रही है। आशीर्वाद यात्रा आप 5 साल पूरे होने वाले हैं, मतलब सिंपल लॉजिक है। इसमें ये नहीं है कि मैं कोई रॉकेट बनाने का तरीका बता रहा हूँ। 5 साल होने वाले हैं, 4.5 साल अगर आपने काम करे होते हैं, जनता का आशीर्वाद तो वैसे ही मिलता। अब जाकर के क्या जन आशीर्वाद की बात कर रहे हो 6 महीने पर? कौन से वो मैनिफेस्टो में पॉइंट दोगे कि हम जाकर के करेंगे? कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम 200 यूनिट बिजली दे देंगे, मतलब अगली बारी की बात। दूसरी है परिवर्तन यात्रा। सारे परिवर्तन हो रहे हैं, कांग्रेस से बीजेपी में चले जा रहे हैं, बीजेपी से कांग्रेस में चले जा रहे हैं। उनका तो परिवर्तन ही अलग चल रहा है। हमारी भी यात्रा चल रही है, हम भी उसे रथ बोल रहे हैं। पहले भी हम रथ में बैठे हैं, लेकिन उस रथ में गोलियां चलती थी। यहाँ पे ना आजकल ये चूसलेबाजी वाली भाषाएं चलती हैं इस रथ के खिलाफ। कि संभ्रांत जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इतना प्यार स्नेह मुझे मिल रहा है और मैं उनके प्यार स्नेह के लिए जीवन भर उनका ऋणी रहूँगा। और जब मेरे हाथ में बात आएगी मैं इस बागेश्वर विधानसभा से विधायक के रूप में जीत कर जाऊँगा, मैं वचन देता हूँ कि उनका तहे दिल से, उनका भाई बनकर, उनका स्नेही बनकर, उनका परिवार का सदस्य बनकर, उनका दुख सुख का साथी बनकर उनका सहयोग करूँगा और उनकी समस्या। लखीमपुर कांड में पीड़ितों से मिलने जा रही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी से कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित हैं, जिसके बाद डोईवाला में कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मौन उपवास रखा। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव सिंह ने कहा कि सरकार किसानों के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, लेकिन जो पीड़ितों की मदद करने और उनका हाल जानने की कोशिश कर रहा है, सरकार उनके साथ भी गलत व्यवहार कर रही है। जिस तरह की डिक्टेटरशिप इस उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने चला रखी है, उसके खिलाफ आज कांग्रेस के कार्यकर्ता जो प्रियंका गांधी जी को इन्होंने बिना किसी वजह से गिरफ्तार कर रखा है और जो असली अपराधी हैं जिन्होंने किसानों की हत्या करी है वो बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, उसके विरोध में हम लोगों ने मौन उपवास का कार्यक्रम रखा है। हमारी मांग ये है कि प्रियंका गांधी जी को जल्द से जल्द रिहा करें, हुड्डा जी को जल्द से जल्द रिहा करें और जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार करें। और वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह आज डोईवाला स्थित नुत्रावाला गुरुद्वारा साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। डोईवाला पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रीतम सिंह का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली। प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ जो व्यवहार कर रही है वो ठीक नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया तो कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। प्रीतम सिंह ने कहा कि कल सरकार के विरोध में देहरादून भी कांग्रेस गांधी पार्क में विशाल धरना प्रदर्शन करेगी। इसमें पूरे देश का किसान केंद्र सरकार द्वारा जो 3 काले कानून लागू किए गए हैं उसके विरोध में लगातार पूरे देश के अंदर जो है वो आंदोलन चलाने का काम कर रहे हैं, आंदोलनरत हैं। और इसी तरीके से लखीमपुर खीरी में भी जो है किसान जो है आंदोलन कर रहे थे और आंदोलनरत किसानों पर जिस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोगों के इशारे पर प्राणघातक हमला होता है, कई किसानों की इसमें मौत होती है और इसके विरोध में जो है प्रियंका गांधी जी वहां जाना चाह रही थी और उनको पुलिस बल के माध्यम से रोका गया और सरकार के इशारे पर जिस तरीके से उनसे अभद्र व्यवहार किया गया है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। नरेंद्रनगर में राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज ओडाडा में 3 ग्राम पंचायतों की विकास गोष्ठी का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जनता के प्रस्तावों और मांगों के मुताबिक 42,75,000 की विकास योजनाओं को स्वीकृति दी। सुबोध उनियाल ने ग्रामीणों की तारीफ करते हुए कहा कि उनमें क्षेत्र के प्रति विकास की ललक है और विकास के कार्यों को धरातल पर उतारने का मेरा भी प्रमुख लक्ष्य है। अच्छी बात है कि गांव के लोगों में अपने विकास के प्रति एक ललक भी है और क्योंकि ये पूरा इलाका सड़क विहीन था, विद्यालय की शिक्षा सुविधाएं नहीं थी, तो इस कॉलेज को इंटर कॉलेज करना अपने पहले ही टर्म में, उसके साथ साथ सारे इस इलाके के हर गांव को सड़क से जोड़ना
इससे लोगों में विकास के प्रति उनकी चाहत बढ़ी और आज उन्होंने जितनी मांगे रखी थी 90% मांगों को मेरे द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। और लेकिन कुल मिलाकर के जो उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चे जो नौनिहाल हमारे इस क्षेत्र के हैं वो आने वाले समय में अब राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के हमारे क्षेत्र का नाम उजागर करेंगे। ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत परिषद से आज हमारे यहाँ पे 3 ग्राम सभाओं का मंत्री जी का प्रोग्राम है, तमियार, पसर और ओडाड़ा का। हमने मंत्री जी को कई मांग पत्र दिए हैं, चाहे वो पेयजल से हो, सड़क की हो और कोई स्वास्थ्य केंद्र का हो। मंत्री जी ने उन पर तुरंत उनका निदान करने की बात करी है और तुरंत उनका हल निकालेंगे और हमारी समस्याओं का अवश्य पूरा करेंगे। हमें मंत्री जी पे पूरा विश्वास है और उन्होंने हमेशा हमारा विश्वास को। केदारनाथ धाम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य हो रहे हैं। द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्यों में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल प्रमुख रूप से है। इस समाधि स्थल का कार्य अंतिम चरण में है और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक कार्य पूर्ण होना है। वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से समाधि स्थल में स्थापित करने के लिए शंकराचार्य की मूर्ति भी कर्नाटक से केदारनाथ पहुंच चुकी है। देखते हैं रिपोर्ट। साल 2013 के 16-17 जून की आपदा के बाद से केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य जारी है। प्रथम चरण के पुनर्निर्माण कार्यों में मंदिर के आगे आस्था पथ, तीर्थ पुरुषों के लिए घर और घाटों का निर्माण किया गया। अब द्वितीय चरण में धाम में शंकराचार्य समाधि स्थल समेत अनेक प्रकार के पुनर्निर्माण कार्य जारी हैं। शंकराचार्य समाधि स्थल का कार्य अंतिम चरण में है। केदारनाथ मंदिर के पीछे लगभग 20 मीटर दूर शंकराचार्य समाधि स्थल का निर्माण हो रहा है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में समाधि स्थल बनकर तैयार हो जाएगी। समाधि स्थल में स्थापित होने के लिए शंकराचार्य की मूर्ति भी चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ पहुंच चुकी है। 2013 की आपदा में केदारनाथ धाम में स्थित आदिगुरु शंकराचार्य का समाधि स्थल भी तबाह हो गया था। बाद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचे थे तो उन्होंने समाधि स्थल निर्माण की घोषणा की थी, जिस पर कार्य भी शुरू हुआ और अब कार्य अंतिम दौर में है। समाधि स्थल को हाईटेक तरीके से बनाया जा रहा है। केदारनाथ धाम पहुंचने वाले भक्त समाधि स्थल की परिक्रमा भी कर पाएंगे। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य कर रही कार्यदायी संस्था JSW के अधिकारी नवीन राणा ने बताया कि समाधि स्थल का कार्य 80% से पूरा हो चुका है। शंकराचार्य की जो समाधि है, जिसको मैसूर से मंगाया गया है, वो यहाँ केदारनाथ धाम में पहुँच गई है और इसका वजन लगभग 32 टन के लगभग है। और जब ये समाधि अपनी जिस जगह पर समाधि को हमने रखना है वहाँ पर रखेंगे तो इसकी ऊंचाई 14 फीट के लगभग होगी और ये वहाँ से टुकड़ों में आई है और आजकल यहाँ पर उसके मूर्तिकार इस पे काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि 25 अक्टूबर से पहले हम समाधि को स्थापित कर लें। रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी मनोज गोयल ने बताया कि युद्ध स्तर पर शंकराचार्य समाधि स्थल का कार्य चल रहा है। प्रयास है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाए। आदिगुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल वहाँ पे बन रहा है, उस पर युद्ध स्तर से काम चल रहा है। जैसा कि आप स्वयं कह रहे हैं, मूर्ति भी वहाँ पे पहुँच गई है। तो हमारी जो प्रयास है वो ये है कि इस माह के अंत तक, अक्टूबर के अंत तक उसका समाधि का जो है कार्य पूर्ण कर लिया जाए। शंकराचार्य की समाधि स्थल का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद धाम की भव्यता और अधिक बढ़ जाएगी। इसके अलावा यात्री भी शंकराचार्य समाधि स्थल के दर्शन कर सकेंगे। समाधि स्थल के निकट मौजूद दिव्यशिला के प्रांगण में भक्तों के लिए योग साधना का भी स्थल बनाया जा रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है। इस बीच सियासी दल चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। जाहिर है युवाओं को रिझाने के लिए भी सियासी दल अपना एजेंडा तय कर रहे हैं। बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति में जहां युवाओं पर फोकस कर रही है, वहीं कांग्रेस और आप भी अपने तरीके से प्लान कर रहे हैं। देखते हैं एक रिपोर्ट। 21 का उत्तराखंड, 22 की है लड़ाई। युवाओं पर फोकस, कौन करेगा भलाई। बीजेपी का युवाओं पर खास जोर, सियासत में उलझी वादे की डोर। यंगस्तान का खेवनहार कौन। देवभूमि उत्तराखंड 21 का हो रहा है, मतलब नौजवान हो रहा है उत्तराखंड। वहीं 22 का चुनाव सिर पर है। ऐसे में उत्तराखंड में तमाम सियासी दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। उत्तराखंड के लिए कहा जाता है कि यहाँ की पानी और जवानी पहाड़ के काम नहीं आती।
जाहिर है ऐसे में बीजेपी सरकार ने युवाओं की बेहतरी के लिए तमाम कदम उठाए हैं, युवाओं के रोजगार के लिए खास पहल की है। युवा सीएम, युवाओं को सौगात, 22,000 पदों पर नियुक्ति देने का ऐलान, मार्च तक अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं। लगभग 7 लाख रोजगार हमने उत्तराखंड में सृजित किए हैं, वो अपना आउटसोर्सिंग हो या पीआरडी के माध्यम से हो या अन्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से या सीधी भर्ती के माध्यम से हो। सरकार ने 7 लाख लोगों को सीधे तरीके से रोजगार दिया है और अभी बड़ी संख्या में कोरोना में हमारे युवा जो हैं उत्तराखंड वापस आए हैं। उन युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हमने लॉन्च की है, जिसमें कि 40 प्रकार के कामों को हमने आच्छादित किया है, उन पर तेजी से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने अभी समीक्षा बैठक भी ली है, जिसमें कि रोजगार मेले भी हमने प्रत्येक जिलों में लगाए हैं। वही कांग्रेस वादा कर रही है कि 22 के चुनाव में अगर पार्टी को जीत मिलती है तो युवाओं को रोजगार पर खासा फोकस रहेगा, खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो 5.25 साल की सरकार है, उसने युवाओं को धोखा देने का काम किया, छलने का काम किया। पिछले 4.5 साल में एक भी युवा को रोजगार देने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाकाम रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, जो 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात करती है। उस पार्टी का झूठ और छलावा दिल्ली में स्पष्ट हो चुका है। दिल्ली में वो अपने 7 साल के कार्यकाल में 700 लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाई है। तो ये उत्तराखंड में आकर के जो ये बयानवीर हैं और तमाम जो झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, युवाओं को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। उत्तराखंड का युवा आज के समय में न तो भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आने वाला है, न आम आदमी पार्टी के झांसे में आने वाला है। वहीं आम आदमी पार्टी भी युवाओं पर फोकस करते हुए प्रदेश में रोजगार गारंटी यात्रा कर रही है। 25 सितंबर से यात्रा की शुरुआत भी हो गई है, जो 70 विधानसभाओं में जाएगी। सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरी का वादा, 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, 80% नौकरी में उत्तराखंड के युवाओं को आरक्षण। देखिए, उत्तराखंड बने 21 साल हो गए। 21 साल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। युवाओं के हाल बद से बदतर हुए, रोजगार मिला नहीं। रोजगार की तलाश में पलायन हुआ और गांव के गांव खाली हुए। हालत बद से बदतर हुए हैं युवाओं के दृष्टिकोण से देखें। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने जो घोषणा की है कि हर घर रोजगार, युवाओं को 5,000 रुपये महीना भत्ता और 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी पहले 6 महीने में, उसके लिए हम कल से कैंपेन शुरू कर रहे हैं, जिसमें घर घर जाके हम रोजगार गारंटी कार्ड युवाओं को देंगे और उनका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अन्य पार्टी बहरहाल सियासत की धुरी में युवा हैं। सियासी दल युवाओं को रिझाने के लिए अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। देखना होगा अब 22 में धामी सरकार फिर कमल खिला पाती है या जनता किसी और को पहाड़ की गद्दी सौंपती है। चुनाव में युवाओं की अहम भूमिका को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां अब युवाओं को लुभाने का काम कर रही हैं। आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर कहना है कि अगर वह सत्ता में आती है तो महज 6 महीने के अंदर वह 1 लाख युवाओं को रोजगार देगी। तो वहीं भाजपा और कांग्रेस भी युवाओं को लेकर नित नए वायदे कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार युवा 2022 में किसके सर पर सत्ता का ताज सौंपते हैं। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।